जनवरी का सर्द महीना। ठंड इतनी कि बाहर निकलने पर हड्डियां भी जम जाए। लेकिन इस ठंड भरे मौसम में भी गरीबों को काम करने के लिए घर से बाहर निकलना ही पड़ता था। जहाँ एक तरफ इस ठंड भरे मौसम में अमीर लोग अपने घरों में कंबल में लिपटे बैठे थे, वहीं गरीब लोग अपने अपने कामों पर जा रहे थे। इसी त्रिलोकपुर गांव में एक रमेश नाम का गरीब मेहनती व्यक्ति रहता है। उसके घर में उसकी पत्नी उर्मिला और उसकी माँ रहती थी। यह सर्दी का महीना रमेश के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का महीना था, क्योंकि सर्दी के दिनों में रमेश को कोई काम नहीं मिल रहा था। ऊपर से उसे मकान का किराया और सेठ ज्ञानचंद का कर्जा भी चुकाना था। क्यों बे रमेश, चाय वाय पीनी है या नहीं? या फिर आज भी ऐसे ही बैठकर सोचता रहेगा? हा 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 हा। खुद तो चाय पीनी ही नहीं और जो पीने आते हैं उन्हें बैठने भी नहीं देता। चाय वाले की ऐसी बातें सुनकर रमेश चाय वाले से बोलता है, हाँ भाई, तुम भी उड़ा लो मेरा मजाक। पहले ही गरीबी ने मेरा खूब मजाक उड़ा दिया है। सर्दी के कारण तुम्हारा चाय का काम खूब अच्छा जो चल रहा है। अरे ये तो मेरी मेहनत का नतीजा है, और मेरे चाय के काम से तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? हा 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 हा। खुद तो कोई काम करना नहीं और दूसरों के कामों को नजर लगाते रहते हो। चाय वाले की ऐसी बातें सुनकर रमेश वहाँ से चला जाता है। रास्ते में रमेश को सेठ ज्ञानचंद मिलता है। रमेश को देखकर सेठ ज्ञानचंद रमेश से बोलता है, आओ आओ राजा साहब, तुम तो हमारे लिए ईद का चांद बन गए हो। पैसे उधार लेकर न जाने तुम कहाँ छुप जाते हो और हम पागलों की तरह तुम्हें ढूंढते रहते हैं। सेठ जी, इस बार सर्दी बहुत ज्यादा है और सर्दी के कारण मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। मुझे थोड़ा समय दे दीजिए सेठ जी, मैं ब्याज सहित आपका सारा उधार चुका दूंगा। तुझसे मेरा उधार पैसा तो चुकाया नहीं जा रहा और तू ब्याज चुकाने की बात करता है। तेरे पास 1 महीने का समय है। अगर मुझे मेरे पैसे ब्याज सहित वापस नहीं मिले तो तेरे खेत और तेरा घर मेरे नाम हो जाएंगे। सेठ ज्ञानचंद की धमकी सुनकर बेचारा रमेश डर जाता है और वह सेठ से बोलता है, सेठ जी, मुझ पर थोड़ा रहम कीजिए। इस हड्डियां जमा देने वाले मौसम में हम कहाँ जाएंगे? मैं तो पहले से ही इस सर्दी की मार झेल रहा हूँ। मैं कुछ नहीं जानता रमेश बाबू, ये तो तुम्हें कर्ज लेने से पहले सोचना चाहिए था। अब जब तुमने कर्ज ले ही लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा ही। ऐसा बोलकर सेठ ज्ञानचंद अपने घर की ओर जाने लगता है। फिर शाम को रमेश अपने घर आता है। रमेश को देखकर उसकी पत्नी उर्मिला उससे कहती है, रमेश जी, आज मकान मालिक आया था मकान का किराया मांगने के लिए। बोल रहा था कि अगर अगले महीने किराया नहीं दिया तो वह हमें घर से निकाल देगा। जैसे तैसे मैंने उनसे 1 महीने की मोहलत मांग ली है। उर्मिला, मैं आज गांव में काम देखने के लिए गया था, लेकिन ठंड के कारण सबके काम बंद पड़े हैं और मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा। अब ऐसे में मैं अकेला क्या करूं? लाओ, घर में जो रोटी बची पड़ी है वह मुझे दे दो। कम से कम मेरे पेट में कुछ तो खाना जाएगा। 2 दिन हो गए हैं ठीक से खाना खाए। रमेश जी, घर में रोटी तो तभी बनेगी जब घर में आटा होगा। अब आटा भी सारा का सारा ही खत्म हो गया है। मैं रोटी कहाँ से बनाऊं? आप कुछ कीजिए जिससे कम से कम हमें 2 वक्त का खाना तो मिल सके। फिर उस रात रमेश और उसकी पत्नी उर्मिला और रमेश की माँ भूखे ही सो जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि कोई चमत्कार उनका इंतजार कर रहा है। फिर अगले दिन पहले से भी ज्यादा ठंड और कोहरा पड़ रहा होता है। रमेश और उसका परिवार घर में बैठकर ही आग सेक रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। बेटा रमेश, अगर गांव में काम नहीं मिल रहा तो दूसरे गांव में जाकर पता करो। ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे।
और ऊपर से ठंड हमारी परेशानियों को और बढ़ा रही है। रमेश जी, सासू माँ बिल्कुल सही कह रही है। आप दूसरे गांव में जाकर कोई काम ढूंढिए। भगवान की कृपा से आपको कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। फिर रमेश कड़कती ठंड में घर से बाहर निकलता है। बाहर जाकर वह देखता है कि गांव में बहुत कोहरा पड़ रहा है। कोहरे की वजह से कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। हे भगवान, आज बाहर कितनी ठंड पड़ रही है। ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी ठंड हमारे ही गांव में आ गई हो, और ऊपर से इस ठंड में मुझे कोई काम पर भी नहीं रखेगा, क्योंकि ठंड की वजह से सबके काम बंद पड़े हैं। फिर भी रमेश ठंड में जैसे तैसे हिम्मत करके गांव में जमींदार के पास काम मांगने जाता है। जमींदार अपनी हवेली में बैठकर आग सेक रहा होता है। रमेश को देखकर जमींदार रमेश से कहता है, मुझे पता है रमेश, तुम आज भी भीख मांगने की आए हो, क्योंकि इस ठंड में सबके काम बंद पड़े हैं और तुम्हारा मुंह देखकर ही पता लग रहा है कि इस ठंड में भी तुम्हें काम की सख्त जरूरत है। जमींदार साहब, मुझ गरीब पर रहम कीजिए। मुझे गांव में कहीं भी काम नहीं मिल रहा। मेरे घर में मेरी माँ और मेरी पत्नी भूखी बैठी है। अगर आप मुझे कुछ काम दे देंगे तो मेरे घर का गुजारा हो जाएगा। अरे रमेश, तुम अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातें किसी और को सुनाना। मैंने तुम्हें पहले भी कर्ज दिया हुआ है। तुमसे मेरा वो कर्ज तो चुकाया नहीं जा रहा और तुम दूसरा उधार मांगने के लिए आए हो। मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता। अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। रमेश के मन में केवल जमींदार की ही उम्मीद थी, लेकिन जमींदार की कड़वी बातों ने रमेश की सारी उम्मीदें तोड़ दी। रमेश जमींदार के घर से खाली हाथ ही वापस आ जाता है। अब रमेश की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, लेकिन उसे क्या पता कि अब उसके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। जब रमेश जमींदार की हवेली से अपने घर जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे एक साधु बाबा दिखाई देते हैं। पीले कपड़ों में लंबा कद, लंबी सफेद दाढ़ी और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। बेटा, अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुमने बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत किया है। अब तुम्हारी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है। बाबा, अब क्या किस्मत बदलेगी? अब तो मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ। मेरा घर और मेरी जमीन सेठ के पास गिरवी पड़ी है, और ऊपर से इस भयंकर ठंड में कोई मुझे काम भी नहीं दे रहा। बेटा, भगवान चाहते हैं कि तुम अपना कोई काम शुरू करो, जिससे तुम्हें काम मांगने की आवश्यकता ही ना पड़े। फिर वह साधु बाबा रमेश को एक जादुई चाय मसाले की पुड़िया देते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम इस ठंड में गर्मा गर्म चाय बेचने का काम शुरू करो। जब तुम चाय बनाओगे तो इस जादुई मसाले को चुटकी भर चाय में डाल देना। फिर देखना लोग कैसे तुम्हारी चाय की तरफ खींचे चले आएंगे। लेकिन याद रखना, केवल एक चुटकी मसाला ही डालना। फिर रमेश को जादुई चाय मसाले की पुड़िया देकर वह साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। फिर रमेश वह जादुई चाय मसाला लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाकर रमेश अपनी पत्नी उर्मिला को सारी बात बताता है। उर्मिला, आज मुझे रास्ते में एक साधु बाबा मिले थे। उन्होंने मुझे यह जादुई चाय मसाले की पुड़िया दी है। वह कह रहे थे कि हमें चाय बेचने का काम शुरू करना चाहिए, इससे हमारे दिन बदल जाएंगे। लगता है कि उस साधु बाबा को भगवान ने हमारी मदद करने के लिए ही भेजा था। रमेश जी, अब आपको देर नहीं करनी चाहिए। आपको जल्द से जल्द चाय बेचने का काम शुरू करना चाहिए। लेकिन उर्मिला, चाय तो हम बेच ले, लेकिन चाय बनाने के लिए दूध भी तो होना चाहिए। हमारे पास तो कोई गाय या कोई भैंस भी नहीं है जिससे घर की कड़क गर्मा गर्म चाय बन सके। रमेश ऐसा बोल ही रहा था कि तभी उर्मिला की नजर गांव में घूम रही एक आवारा गाय पर पड़ती है। लीजिए, आप दूध की बात कर रहे थे। भगवान ने हमारे लिए एक गाय ही भेज दी। अब चाय बनाने के लिए दूध की टेंशन खत्म।
अब बनेगी घर की एकदम गर्मा गर्म कड़क चाय। फिर अगले दिन रमेश जल्दी उठ जाता है। उठकर वह गाय का दूध निकालता है। गांव में एक चाय की टपरी ऐसे ही बेकार पड़ी थी। रमेश उसी टपरी के नीचे अपनी गर्मा गर्म चाय का काम जमा लेता है। फिर रमेश उस टपरी के नीचे कड़कड़ाती ठंड में गर्मा गर्म चाय बनाने लगता है। और जैसे ही वह चाय में साधु बाबा के दिए हुए मसाले को डालता है तो उसकी चाय की खुशबू सारे गांव में फैल जाती है। कड़कड़ाती ठंड में गर्मा गर्म चाय की खुशबू लोगों को रमेश की टपरी की तरफ खींचने लगती है। कुछ ही देर में 3-4 व्यक्ति रमेश की टपरी पर चाय पीने के लिए आ जाते हैं। अरे रमेश, लगता है कि तुमने इस ठंड में चाय बेचने का नया काम शुरू किया है। वैसे तुम्हारी चाय की खुशबू तो एकदम कड़क लग रही है। लाओ, हम सभी को एक एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो। फिर रमेश उन सभी ग्राहकों को जादुई मसाला चाय पिलाता है। रमेश की मसाला चाय पीकर सभी लोग एकदम तरोताजा हो जाते हैं। तभी उनमें से एक व्यक्ति रमेश से कहता है, अरे वाह रमेश, तुम्हारी चाय तो बलवंत की चाय से काफी अच्छी है। एकदम गर्मा गर्म और एकदम कड़क। ऐसा लगता है कि जैसे इस कड़कड़ाती ठंड में हमने गर्मा गर्म दूध पी लिया हो। हाँ भाई, मैंने इस चाय में पानी कम और दूध ज्यादा डाला है, इसलिए यह चाय एकदम कड़क लग रही है। भाई, मैंने नया काम शुरू किया है। आप गांव में जाकर भी मेरी टपरी के बारे में बताइए, जिससे लोग मेरी चाय पीने आ सके। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल जाती है कि रमेश अपनी टपरी पर एकदम कड़क चाय बेच रहा है और गांव के सारे लोग रमेश की टपरी पर चाय पीने के लिए पहुंच जाते हैं। गांव के सभी लोगों की जुबान पर अब रमेश की चाय का स्वाद चढ़ चुका था, इसीलिए गांव के लोग रमेश की टपरी पर ही खड़े रहते, क्योंकि चाय की टपरी पर लोगों को चाय भी मिल जाती और हाथ सेकने के लिए आग भी। बलवंत की चाय की टपरी पर कोई नहीं आता, क्योंकि एक तो बलवंत चाय में पानी ज्यादा डालता और ऊपर से ज्यादा पैसे लेता, और तो और उसका बात करने का तरीका भी उल्टा ही था। इसी कारण अब बलवंत की चाय पीने कोई नहीं आता। कल तक ये रमेश मेरे यहाँ भीख मांगता था और ऐसे ही बैठा रहता था, लेकिन एक ही दिन में इसके हाथ क्या खजाना लग गया, जो इसकी चाय की टपरी इतनी ज्यादा चल पड़ी। मामले में कुछ तो गड़बड़ है। बलवंत सिंह, इसके राज का पता लगाना होगा। फिर बलवंत सिंह अपने गुंडों को रमेश की टपरी पर भेजता है। बलवंत के आदमी रमेश की चाय की टपरी बंद करवाने के लिए आए थे। सुन बे रमेश, यह हमारी जगह है और तूने बिना पूछे हमारी जगह पर अपनी चाय की दुकान ही खोल ली। अब ध्यान से सुन, अगर कल सुबह तेरी चाय की टपरी हमें यहाँ पर दिखी तो तेरी टपरी तो जाएगी ही, साथ में तू भी जाएगा। अब रमेश के सिर पर कमाई का संकट आ चुका था, क्योंकि उसके पास कोई दूसरी जगह भी नहीं थी जहाँ पर वह अपनी चाय बेच सके, और उसकी चाय का काम भी अच्छा चल रहा था। ऐसे में वह अपने काम का नुकसान भी नहीं कर सकता था। उर्मिला, भगवान की कृपा से आज खूब कमाई हुई, लगभग 1200 रुपए। लेकिन शाम को चाय की टपरी पर 2 गुंडे आए थे। वह कह रहे थे कि कल से यहाँ पर ठेला मत लगाना, अगर चाय का ठेला लगाया तो वह हमारा ठेला तोड़ देंगे। उर्मिला, मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना कोई काम शुरू किया था और भगवान की कृपा से हमारा चाय का काम भी खूब चल पड़ा था, लेकिन पता नहीं इन गुंडों को किसने भेज दिया हमारा काम बंद करवाने के लिए। इतना बोलकर रमेश परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अब वह क्या करेगा। रमेश इतना सोच ही रहा था कि तभी अचानक उर्मिला रमेश को समझाते हुए बोलती है, रमेश जी, आप परेशान मत होइए। रही बात उन गुंडों की, तो उन गुंडों से कल मैं खुद निपट लूंगी।
आप बेफिक्र होकर अपनी चाय बेचने का काम चालू रखिए। उन गुंडों की गुंडागर्दी अब मैं निकालूंगी। देखते हैं अब कल क्या होता है। फिर अगली सुबह फिर से वही कोहरा जो चारों तरफ ठंड बिखेर रहा था। लेकिन इस ठंड में भी उर्मिला और रमेश के हौसले गर्म थे। उन्होंने अगले दिन भी बिना किसी के डर से अपना चाय का ठेला लगाया। जैसे ही रमेश ने जादुई मसाला चाय में डाला, वैसे ही उसकी जादुई मसाला चाय की खुशबू से लोग उसकी चाय की टपरी पर आने लगे और सिप सिप करके गर्मा गर्म कड़क चाय पीने लगे। उर्मिला, मुझे तो उन गुंडों का डर लग रहा है। ना जाने वो कब हमारी चाय की टपरी पर आ जाए और फिर मजबूरन हमें अपनी चाय की टपरी बंद करनी पड़ेगी। हे भगवान, अब तू ही हमारी मदद कर। रमेश जी, आप डरिए मत। लोगों को हमारी चाय पसंद आ रही है और इतने लोगों को देखकर वह गुंडे खुद ही डरकर यहाँ से भाग जाएंगे। आप बस अपनी चाय पर ध्यान दीजिए, उनकी चिंता मत कीजिए। फिर कुछ ही देर में रमेश की चाय पीने के लिए 2 पुलिस वाले आते हैं। पहले तो रमेश पुलिस वालों को देखकर डर जाता है। वह सोचने लगता है कि कभी पुलिस वाले ही उनका चाय का ठेला यहाँ से हटा ना दे। हाँ भाई रमेश, तुम्हारी चाय के किस्से गांव में सभी तरफ हो रहे हैं। जिसे भी पूछो कि कहाँ जा रहे हो तो यही कहता है कि रमेश की टपरी पर चाय पीने जा रहे हैं। लाओ, अब हमें भी अपनी गर्मा गर्म एकदम कड़क कड़क चाय पिलाओ। पुलिस वाले से अपनी चाय की तारीफ सुनकर रमेश बहुत खुश होता है। फिर रमेश खुशी खुशी उन दोनों पुलिस वालों को गर्मा गर्म चाय पिलाता है। भाई साहब, कल हमारी दुकान पर 2 बदमाश आए थे। वह कह रहे थे कि अगर हमने यहाँ पर चाय का ठेला लगाया तो वह हमारे ठेले को तोड़ देंगे, और तो और वह हमें धमकी भी दे रहे थे। बहन जी, आप चिंता मत कीजिए। अब तो हम भी हर रोज यहाँ पर आपकी चाय पीने आएंगे। हम भी देखते हैं कि कौन आपकी दुकान बंद करवाता है। आप बेफिक्र होकर अपनी चाय बेचिए। अब रमेश को पुलिस वालों की तरफ से भी सुरक्षा मिल चुकी थी। अब भविष्य में उन्हें कोई परेशान नहीं कर सकता था। साधु बाबा की दी हुई जादुई चाय मसाले की पुड़िया ने रमेश की किस्मत चमका दी थी। अब रमेश आराम से चाय बेचता और अपने परिवार का गुजारा करता, और इधर बलवंत अपने लालची और ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण अपना बना बनाया चाय का काम गवा बैठता है। लेकिन बलवंत अब चुप बैठने वाला नहीं था। वह जानना चाहता था कि रमेश के हाथ ऐसा कौन सा खजाना लगा है जिससे रमेश की चाय इतनी फेमस हो रही है। फिर बलवंत रमेश की चाय का राज जानने के लिए रमेश के पास जाता है और रमेश को अपनी चिकनी चुपड़ी बातें सुनाने लगता है। अरे रमेश, तुम्हारी चाय की दुकान तो बहुत फेमस हो रही है। गांव में हर किसी की जुबान पर तुम्हारी चाय का स्वाद चढ़ चुका है। लेकिन भैया, इस भयंकर ठंड में मेरी चाय की बिक्री बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मेरा परिवार भूखा मर रहा है। रमेश भैया, मेरी सहायता करो। रमेश को पता था कि इस ठंड में उसने अपना समय कैसे बिताया है, इसीलिए रमेश के मन में बलवंत के प्रति दया भावना जाग जाती है। वह बलवंत को साधु बाबा की जादुई चाय मसाले की पुड़िया का राज बता देता है। अरे बलवंत भैया, मुझे पता है कि इस ठंड में पैसे कमाना कितना मुश्किल है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक साधु बाबा मिले थे। उन्होंने मुझे जादुई चाय मसाले की पुड़िया दी थी और कहा था कि चाय बनाते वक्त इस मसाले को चाय में डाल लेना। बस मैंने जैसे ही उस मसाले को चाय में डाला, लोग अपने आप ही मेरी चाय पीने के लिए आने लगे। ठीक है रमेश भाई, तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। अब मैं भी बिना किसी लालच के चाय बेचूंगा। अच्छा ठीक है रमेश भाई, अब मैं चलता हूँ, फिर कभी मिलेंगे। फिर बलवंत रमेश की जादुई चाय मसाले की पुड़िया चुराने की सोचता है। बलवंत सोचता है कि अगर वह जादुई मसाला चाय की पुड़िया से चाय बनाकर बेचेगा तो उसकी टपरी पर भी चाय पीने वालों की भीड़ लग जाएगी। फिर एक दिन बलवंत
दोपहर के समय चोरी छुपे रमेश के घर में घुस जाता है। उस वक्त रमेश चाय की टपरी पर चाय बेच रहा था और उर्मिला अपनी सासू माँ के साथ दवाई लेने जा रही थी। इसी मौके का फायदा उठाकर बलवंत रमेश के घर से वह जादुई चाय मसाले की पुड़िया चुरा लेता है। बलवंत जादुई चाय मसाले की पुड़िया से अपनी टपरी पर चाय बनाता है। फिर वह जादुई चाय मसाले का पाउडर चाय में डालता है और जोर जोर से लोगों को चाय पीने के लिए बुलाने लगता है। आओ आओ गांव वालों, आज मैंने रमेश से भी अच्छी चाय बनाई है। आज चाय बिल्कुल फ्री है। आज के दिन चाय पीने के मैं कोई भी पैसे नहीं लूंगा। आओ आओ, फ्री की कड़क गर्मा गर्म चाय पियो। फ्री की चाय का नाम सुनकर दो गांव वाले बलवंत की टपरी के पास चाय पीने के लिए आए। फिर बलवंत ने एक आदमी को अपनी बनाई हुई चाय दी, लेकिन उसे क्या पता था कि चाय में केवल एक चुटकी पाउडर ही डालना है। लेकिन उसने तो लालच के चक्कर में आधी पुड़िया ही चाय में डाल दी। चाय पीते ही वह गांव का व्यक्ति बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इतने में वहां पर सरपंच भी आ जाता है। जब सरपंच इस मामले को देखता है तो वह पुलिस को बुला लेता है। सर, देखिए, इसने अपनी चाय में पता नहीं ऐसा क्या नशीला पदार्थ मिला दिया है, जिससे इसकी चाय पीते ही गांव का यह नौजवान बेहोश हो गया है। ऐसे व्यक्ति को गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं। आप इसे ले जाइए और जेल में डाल दीजिए। फिर क्या था, सरपंच की बात सुनकर पुलिस वाले बलवंत को अपने साथ ले जाते हैं। इधर बिना जादुई मसाले के भी रमेश की चाय की टपरी एकदम अच्छी चल रही थी। स्वाद मसाले में नहीं बल्कि हाथों में होता है।